बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो कश्मीर की हमने बात करनी है, लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से एक खबर चलाई गई मीडिया पे, और खबर ये थी कि इमरान खान साहब को अस्पताल में मुंतकिल किया गया। फिर फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग वहां पर गए, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया है, बड़ा लंबा अरसा हो गया है इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं हुई, और कुछ पता नहीं है कि उनकी सेहत कैसी है, कुछ पता नहीं है कि उनकी आंख की हालत कैसी है। उन्हें कैद तन्हाई का एक टॉर्चर दिया जा रहा है। देखिए, अगर इमरान खान साहब के ऊपर जितने मुकदमात हैं, फर्ज कर लें एक लम्हे के लिए कि वो दुरुस्त हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या आप एक कैदी के तमाम हकूक छीन सकते हैं? इमरान खान साहब को नाकर्दा जराइम की सजा दी जा रही है। यानी किसी भी अदालत ने कभी भी ये नहीं कहा कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जाए। कैद तन्हाई खुद एक टॉर्चर है, और किसी अदालत ने इमरान खान साहब पे टॉर्चर करने का हुक्म नहीं दिया, या अपने फैसले में ऐसी कोई बात नहीं कही। और ये कितना बड़ा टॉर्चर है, मैं जाती तौर पे समझता हूं, क्योंकि मैं 5 महीने तक बिल्कुल अकेला था। एक छोटी सी कार के अंदर एक छोटी सी जगह पे उन्होंने मुझे फेंक दिया था, और मैं 5 महीने तक बिल्कुल अकेला था। तो मैं ये जानता हूं कि वो कितना तकलीफ दे है जैसे इमरान खान को इस वक्त रखा गया है। ये बहुत बड़ी ज़हनी अजियत है, ये जिस्मानी टॉर्चर से भी बड़ा टॉर्चर है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गए, जुनैद अकबर भी गए, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, शाहिद खट्टक और दीगर लोग भी गए। उन्होंने कहा जी हमने पूरा अस्पताल चेक किया, इमरान खान को यहां पे अस्पताल में नहीं लाया गया। ये खबर क्यों चलवाई गई, किसी सोर्स ने दी होगी। अब बहुत मुमकिन है कि मीडिया को अपने किसी सोर्स से ये खबर मिल गई हो अस्पताल में। बाद वक्त कंफ्यूजन भी हो जाता है, गलत खबर भी चल जाती है, खबरों का फ्लो बहुत तेज होता है। लेकिन यहां पे क्योंकि माहौल ऐसा है आजकल, हर चीज को देखा जाता है शक की नजर से, कि बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने या हुकूमत ने किसी चीज से तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि देखिए इनके पल्ले तो कख नहीं है। जो कश्मीर में इन्होंने कर छोड़ा है, जिस तरीके से लोगों को इन्होंने दीवार के साथ लगा दिया, अब कश्मीरी डटकर खड़े हो गए हैं। कश्मीरियों का रद्देअमल पाकिस्तानियों के रद्देअमल से मुख्तलिफ निकला। यानी अगर लाहौर के लोग एक दिन भी इस तरह निकलते, लाहौर की जो आबादी है वो टोटल कश्मीर की आबादी से डबल से ज्यादा है। कश्मीरी तो 4-4.5 मिलियन है, और लाहौर में 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। सिर्फ लाहौर के लोग ही कश्मीरियों जैसा रद्देअमल देते तो आज सूरत कुछ और होती। 1 लाख के करीब घरों में चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लेकिन किसी ने बॉदर ही नहीं किया। और कश्मीर में जब पुलिस जाती है या एफसी जाती है, वहां सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जाते हैं, वो जब चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करने लगते हैं, लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, तो अभी कोटली से ताजा मनाजिर आए हैं। इससे पहले कई इलाकों से मनाजिर आ रहे हैं कि लोग पुलिस को ही घेर लेते हैं। यानी किसी के घर में पुलिस घुसी है, पूरे इलाके के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने पुलिस को घेर दिया। बताओ जी क्यों लेके जा रहे हो, वजह क्या है, इनके घर में क्यों घुसे हो, वारंट दिखाओ, कोई कानूनी कार्रवाई कर रहे हो तो उसका जवाब दो। तो लोग पकड़ लेते हैं पुलिस को, वहां पर पुलिस मिन्नतें कर रही होती है जी कि आप वापस जाने दें। अच्छी बात यह है कि जो कश्मीर के लोग हैं वो फिर जब पकड़ लेते हैं पुलिस को या सिक्योरिटी फोर्सेस को, फिर वो मारते नहीं है, वो उनकी वीडियो बनाते हैं और वो उनसे कहलवाते हैं कि देखिए अब आप बताएं कि क्या आप हमारे साथ जायज कर रहे हैं या नाजायज कर रहे हैं, क्या आप हमारे साथ ज्यादती नहीं कर रहे, आप हमारे घरों में घुस रहे हैं, हम तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, देखिए हम आपको आप कह के बुला रहे हैं, आप हमें मारते हैं। जब हम आपके काबू आते हैं आप डंडों से मारते हैं, गोलियों से मारते हैं, लेकिन जब आप हमारे काबू आते हैं देखिए हम आपको नहीं मार रहे, आपको इज्जत से बिठाया, आपको पानी भी पिला रहे हैं। हालांकि जिन पुलिस वालों को गोलियां लगी जख्मी हुए, उन्हें भी जो मकामी लोग हैं वही रेस्क्यू कर रहे थे, उनको उठा उठा कर लेकर जा रहे थे। अब ये इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि उन्हें गोलियां कैसे लगी और क्या हुआ। बहरहाल मेरे पास कुछ तस्वीर और वीडियोज आई हैं, मैं देखकर हैरान रह गया। मैं ये चीजें दिखाना नहीं चाहता इसलिए कि इससे और ज्यादा नफरत फैलेगी, और ज्यादा हालात खराब हो जाएंगे। लेकिन जो मैं देख रहा हूं, नकाबपोश लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, अस्पताल में मरीजों को कौन मारता है, उन पे टॉर्चर कौन करता है, इसकी वीडियोज मौजूद हैं आजाद कश्मीर के लोगों के पास, वो शेयर भी कर रहे हैं। यानी मैंने बहुत सारे लोगों को मना किया, मैंने कहा यार इनको यहां दबाओ, वीडियो को बस खत्म करो, आपने मामला हल करना है, हमने और नफरत नहीं फैलानी और लड़ाई नहीं करनी, तो फॉर गॉड सेक इस लड़ाई को खत्म करें। जो कुछ इस वक्त लोगों के मोबाइल फोन्स के अंदर है, जो वीडियोस बन चुकी हैं, अगर ये सारी पब्लिक हो जाए तो दुनिया में क्या मजाक उड़ेगा पाकिस्तान का, बड़ी बदनामी हो जाएगी। और अब थोड़ी सी इतलात आ रही है कि शायद मुज़ाकरात हो जाए, क्योंकि शहरी डटकर बैठ गए हैं। इस वक्त की सिचुएशन क्या है वो मैं आपके सामने पहले रख देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एक अकाउंट है, वहां से जो खबर आती है ऑफिशियली वो ये है कि लॉकडाउन और लॉन्ग मार्च जारी है, आर्जी तौर पर रावलाकोट शहर के अतराफ दर्दे दिए गए हैं, हम हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, क़यादत के फैसलों को फॉलो करें, बरसती हुई गोलियों में पुरअमन रहकर हम हुक्मरानों को आसाबी शिकस्त दे चुके हैं। लॉन्ग मार्च खत्म होगा और हमारे तस्लीम शुदा मुतालबात पर अमल करने पड़ेंगे
اور جب تک آخری کشمیری زندہ ہے یہ لانگ مارچ جاری رہے گا. عمر نذیر کشمیری نے یہ کہا. ایک اور سٹیٹمنٹ عمر نذیر کشمیری کے اپنے اکاؤنٹ سے بھی آیا ہوا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن اور لانگ مارچ جاری ہے. عارضی طور پر راولا کوٹ شہر کے اطراف دھرنے دیے گئے ہیں. ہم حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. افواہوں پر بالکل کان نہ دھریں. قیادت کے فیصلوں کو فالو کریں. ہم پرامن رہ کر حکمرانوں کو اعصابی شکست دیں گے. لانگ مارچ ختم ہوگا اور ایک ہی صورت میں ایسا ممکن ہے کہ لانگ مارچ ختم ہو جائے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں جن کو پہلے تسلیم کیا گیا تھا ان پر عمل درآمد کرو. نہیں تو جب تک آخری کشمیری زندہ ہے تب تک یہ مارچ زندہ رہے گا. فتح کی سمت متحد. بڑے چلو بڑے چلو. یہ جناب ایک ٹویٹ سردار عمر نذیر کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے وہاں سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے. تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ لانگ مارچ اور دھرنے جاری ہیں اور راولا کوٹ کو تینوں طرف سے گھیرا ہوا ہے لوگوں نے اور وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بہت بڑی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں. راولا کوٹ میں سیکورٹی فورسز بہت بڑی تعداد میں. ایک بات آپ اور یاد رکھیے گا کہ کشمیر ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ زیادہ دیر تک آپ دوائیوں کی, فیول کی اور اجناس کی یعنی کھانے پینے کی اشیاء کی آپ سپلائی روک دیں تو کافی پرابلم ہو جاتی ہے. تو حکومت کو جلدی یہ ساری چیزیں حل کرنی پڑیں گی. حکومت کو جلد از جلد ان معاملات کو نمٹانا پڑے گا. وہ زیادہ دنوں تک اس سچویشن میں نہیں رہ سکتے اور یہ ایک اعصاب کی لڑائی ہوتی ہے. اس وقت اعصاب کی لڑائی ہے. حکومت یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کشمیری کب تک بیٹھتے ہیں. ہو سکتا ہے کشمیری تھک کر واپس جانا شروع ہو جائے, ان کی تعداد کم ہو جائے, کیونکہ پاکستان میں انہوں نے ایسی چیزیں ہوتی ہوئی دیکھی. انہوں نے دیکھا جب دھرنے پہ لوگ بیٹھ گئے تو تھوڑے عرصے میں وہ کم ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئے اور پھر وہ لوگ شام کو آ جاتے تھے, صبح چلے جاتے تھے. پاکستان میں ہر طرح کے دھرنے میں ہر جگہ پہ یہی ٹرینڈ دیکھا گیا. لیکن کشمیر جو ہے وہ سارے کام کاج چھوڑ کے وہ وہاں کر بیٹھ گئے. میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ راولا کوٹ اور سراؤنڈنگ میں لوگوں نے ایک ایک مہینے کا راشن اکٹھا کر لیا. کئی لوگوں نے اس سے زیادہ کا راشن بھی اکٹھا کر لیا. مجھے کئی میرے صحافی دوست ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے اپنے گھر والوں نے راشن اکٹھا کیا ہے ایک ایک دو مہینے کا, اور اضافی راشن اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ آس پاس کے لوگوں کو اگر ضرورت پڑے تو انہیں بھی راشن دیا جا سکے. تو کشمیریوں نے پوری تیاری کی اور وہ تیاری کے ساتھ اپنے مطالبات کے حق میں نکلے ہوئے ہیں. مراد سعید نے ناظرین یہاں پہ ایک ٹویٹ کیا ہے اس ساری سچویشن کو لے کر. دیکھیں جو کالم لکھا نا سہیل بڑائچ نے, اس نے ایک نئی بحث کو چھیڑ دیا کہ جناب شاید یہ حکومت جانے والی ہے. تو میں آپ کو کلیئرلی پچھلے ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ عاصم منیر صاحب کی جو ایک انشورنس ہے نا وہ شہباز شریف, نواز شریف اور زرداری ہیں. یہ شریفوں کا خاندان اور زرداریوں کا خاندان, ان کی نوکری عاصم منیر صاحب نے کرنی ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس رستہ کوئی نہیں ہے. اور دوسری جانب شریفوں کی اور زرداریوں کی انشورنس عاصم منیر کے جوتے پالش کرنے میں. یہ اب ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے کیونکہ عوام ان سب سے نفرت کرتی ہے. آپ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام لیں سوشل میڈیا کے اوپر, دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. سوشل میڈیا چھوڑیں, آپ پاکستان کے اندر کسی بھی بندے سے پوچھیں تو لوگوں کو آپ کو پتا چل جائے گا. پاکستان کے باہر تو میں ملتا ہوں لوگوں کو, یہ سارے پاکستانی ہیں جو مجھے ملتے ہیں, کوئی نام بھی نہیں سننا چاہتا. اسی طرح پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی بھی بہت نفرت سمیٹ چکے ہیں. تو عوام میں تو یہ لوگ جا نہیں سکتے. اب انشورنس پالیسی یہ ایک دوسرے کی ہیں. عاصم منیر کے پاس فوج کی طاقت ہے, بندوق ہے, اور یہ پولیٹیکل لوگ ہیں, انہوں نے مل کے سسٹم کو کیپچر کیا ہوا ہے اور یہ سارے مل کے عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں. کسی کو کوئی لگتا ہے کہ یہ حکومت چلی جائے گی, کوئی نیا الیکشن آ جائے گا, کوئی فیئر اینڈ فری الیکشن ہو, تو نہیں ہوگا. جب تک آپ انگلی ٹیڑھی نہیں کریں گے گھی نہیں نکلے گا. یہ بات سہیل آفریدی نے کی تھی ایک دن اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ اب آرام سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, یعنی یہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا, یہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے. تو سہیل آفریدی یہ بات کہہ کر گئے اور بڑے زوردار طریقے سے کہہ کر گئے کہ رمضان میں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کچھ بھی نہیں ہوا. رمضان کے بعد چھوٹی عید آئی, پھر کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوا. بقرہ عید آ گئی, بقرہ عید میں کچھ نہیں ہوا. بقرہ عید کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا, آگے بھی کچھ نہیں ہونا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی کی جتنی مجھے سمجھ آئی ہے وہ اب مفاہمت کی پالیسی پہ چل پڑے. مریم نواز سے لاکھ اختلاف کریں لیکن ایک بات انہوں نے زبردست کہی تھی جب وہ اپوزیشن میں تھے. انہوں نے کہا تھا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. پی ایم ایل این نے تھوڑی بہت جتنی وہ مزاحمت کر سکتے تھے انہوں نے کی اور پھر مفاہمت بھی شاندار طریقے سے ہوئی. لیکن وہ مزاحمت انہوں نے کی نا وہ ملی بھگت کر کے کی تھی. جنرل باجوہ کے ساتھ, جنرل فیض کے ساتھ, جنرل ندیم انجم کے ساتھ انہوں نے مل کے مزاحمت بھی مل جل کے کی تھی ہلکی آنچ کے اوپر. لیکن یہاں تو مزاحمت کرنے والوں کو جو کیا جاتا ہے, نشان عبرت بنایا جاتا ہے, وہ گولیاں مار دیتے ہیں سیدھی. ہم سب جانتے ہیں. مراد سعید نے ٹویٹ کر کے لگ بھگ ویسی بات کی ہے. مراد سعید نے کہا جناب کہ
गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात और गुज़िश्ता दिनों कोटली और इससे कबल रावलाकोट में दोहराए गए 26 नवंबर और मुरीदके की तारीख से इन अनासर की खुशफहमी का तो तदारुक हो गया होगा, जो समझते थे कि खुदाई के दावेदारों के स्याह दिलों में रहम की कोई रमक बाकी होगी। यानी कोई रहम नहीं है इनके दिल में, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अपनी हुकूमत गिराएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो 20-20 साल के प्लान बनाकर आए हैं। सबान 100 बरस का पल की खबर नहीं, ये तो हकीकत है। तो जितने मर्जी आपने प्लान बनाए हो, एक प्लान मेरे रब का होता है, मेरे रब का। हुकूमत किसी की भी नहीं रहती, वो सिर्फ रब की बाकी रहती है। और जो लोग जालिम होते हैं ना, वो तारीख में निशान इबरत बनते हैं, और ये लोग बनेंगे। इनको जवाब देना पड़ेगा इस जहान में भी, अगले जहान में भी। और फिर मुराद सईद ने दोबारा से मुजामत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा जनाब आप इनसे उम्मीद ना लगाएं बिल्कुल भी। और पाकिस्तान के अंदर जो है हुक्मरानों ने जो कुछ किया उससे एक अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ है। पार्टी को तोड़ दिया गया, अवाम से उनका हुक्मरान चुनने का जो हक है वो छीन लिया गया। निहत्ते कश्मीरियों पे गोलियां अब बरसाई गई हैं, इससे पहले भी कत्लेआम किया गया है। मुरीद के वाला उन्होंने मिसाल दी, बाकी मिसाल दी। इमरान खान अगर आज बाहर होता तो आज इमरान खान को उनके बुनियादी इंसानी हकूक मैसर होते और उनका पैगाम बाहर आ सकता, तो उन्होंने यही करना था और इससे बढ़ के करना था। उन्होंने कश्मीरियों के साथ उनके हकूक के लिए खड़े होना था। ये मुराद सईद का दावा है। फिर उन्होंने कहा मेरी इतलात के मुताबिक पार्टी ने कल पार्लियामान के बाहर एहतजाज की कॉल दी है। इनसे भी गुजारिश है कि कश्मीर के साथ यकजहती और मुल्क को बचाने के लिए इमरान खान की रिहाई पर गुफ्तगू हो। इंशाल्लाह मेरे हल्का इंतखाब में, उन्होंने कहा 13 जून 2026 बरोज हफ्ता दोपहर 2 बजे मट्टा चौक में कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती और उनके साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ और मुल्क बचाने के लिए इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहरा होगा। स्वात के तमाम कारकुनान उसमें भरपूर शिरकत करें। अगर हम आज एक दूसरे का बाजू ना बने तो एक एक करके हमें ऐसे ही मारेंगे जैसे 25 मई 2022 से लेकर 26 नवंबर 2024 तक तहरीक इंसाफ को मारा, जैसे मुरीदके में मारा, जैसे कोटली में मारा, जैसे रावलाकोट में मारा, जैसे बरसों से बलूचिस्तान, फाटा और खैबर पख्तूनख्वा में मार रहे हैं। बंगालियों को भूल गए, उनको भी मारा था। बहरहाल मुराद सईद ने भी वो गलतफहमी दूर की है कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही है, रल मिल के चला रहे हैं। ये सिर्फ थोड़े अरसे के बाद आपको एक नए ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं। इनका जाने का कोई इरादा नहीं है और पीटीआई के लोगों का ऐसा लगता है कि मुजामत का कोई इरादा नहीं है। लेकिन एक अच्छा काम किया पीटीआई ने। ये जो नाराज अरकान वाला एक ड्रामा चल रहा है ना, ये पीटीआई के अंदर कि जनाब हम नाराज है कि इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश नहीं की जाती, भाई तुम आप कर लो। यानी ये कैसे हो सकता है? और वो लोग दावा कर रहे हैं जिन्होंने कभी इमरान खान का ट्वीट भी रीट्वीट नहीं किया। आप अंदाजा करें, ऐसे बुज़दिल लोग हैं, वो लोग निकल के आगे छलांगे मार के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सुहेल अफरीदी ने नहीं किया तो फलाने ने नहीं किया तो उसने नहीं किया तो अली अमीन ने नहीं किया। जिन लोगों ने कभी इमरान खान के ट्वीट को रीट्वीट भी नहीं किया, वो लोग आकर इस किस्म की बातें कर रहे हैं। मैं हैरान हो रहा हूं। जिन्हें मैंने कभी गोली लगे हुए देखा ही नहीं, जिन्हें मैंने कभी डंडे खाए हुए देखा ही नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने गिरफ्तारियां भी नहीं दी, या लंबे लंबे अरसे के लिए बंदे गिरफ्तार हो जाते हैं, वो भी नहीं हुआ इनके साथ। और अब ये आ गए हैं चूड़ी खाने के लिए, मजनू बनने के लिए। तो अजीबोगरीब सूरत हाल है इनकी। बहरहाल पीटीआई ने फैसला किया कि नाराज अरकान को मनाने के लिए बिल्कुल कोई राब्ता ना किया जाए। जबरदस्त बात है, ना करे राब्ता इनसे, बहुत अच्छी बात है। ये भी वैसे भी एक ड्रामा है और सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने उठाया हुआ है, पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर उठाया हुआ है। वैसे आप मीडिया पे इमरान खान का नाम नहीं चला सकते, लेकिन नाराज अरकान प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या कोई प्रेस ब्रीफिंग करें या मीडिया के साथ बातचीत करें या किसी प्रोग्राम में आए तो वहां पर आप इमरान खान का नाम चला देते हैं। तो लोग रोटी को चोची तो नहीं कहते ना, लोगों को पता है कि क्या हो रहा है। नाज़रीन, इकोनॉमिक सर्वे और पाकिस्तान आया और इस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में जिस शख्स की एक महीने की आमदनी 8,483 रुपए है, वो शख्स पाकिस्तान में गरीब नहीं है। देखा आपने, वो आदमी जिसकी आमदनी पाकिस्तान में एक महीने के अंदर जो आदमी कमा लेता है 8,483 रुपए, वो आदमी गरीब नहीं है। क्या क्राइटेरिया सेट किया है इन्होंने? यानी अगर आप रियल तरीके से देखें ना, दुनिया में जो गरीब आदमी होने का एक क्राइटेरिया है कि इससे कम पैसे कमाने वाला गरीब है, अगर आप उसके ऊपर जाएंगे तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे जी रहा है। लेकिन ये लोगों को गुर्बत से निकालने के बजाय क्या करते हैं, गुर्बत का पैमाना नीचे ले जाते हैं। यानी पाकिस्तानियों को गुर्बत की लकीर से ऊपर नहीं लेकर आना, बल्कि गुर्बत की लकीर को मजीद नीचे ले जाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत की लकीर से ऊपर आ जाए। कैसा फार्मूला है? 8,483 रुपए। यहां पे बर्तानिया के अंदर एक आदमी एक दिन में सिर्फ 2 घंटे काम करे ना, पूरे महीने के सिर्फ एक दिन में 2 घंटे काम करे तो इससे बहुत ज्यादा पैसे कमा लेता है।
वहां पूरे महीने काम करने वाला आदमी जो 8 घंटे रोज काम करे और काम लगातार करे और पूरा महीना काम करे और उसकी आमदन हो 8,483 रुपए, तो वो गरीब नहीं है। और यहां पे उतने पैसे, उससे बहुत ज्यादा पैसे 2 घंटे कोई भी एक आम आदमी करे ना, कहीं पे भी काम करे, कोई छोटा मोटा काम कर ले, तो वो उससे बहुत ज्यादा पैसे कमा लेता है 2 घंटे में, एक दिन में। कितना फर्क है। लोगों का म्यार जिंदगी कितना गिरा दिया है, लोगों को कीड़े मकोड़े बनाकर रख दिया है इन्होंने। तो अगर ये गुर्बत की लकीर का यही पैमाना है, तो सरकारी मुलाजमीन का और जो आपके जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं इनकी तनख्वाहें 10-10 हजार कर देना। मेरा सवाल यह है कि फिर आपके मिनिस्टर 10 लाख रुपया क्यों लेते हैं, आपके स्पीकर 10 लाख रुपया क्यों लेते हैं, आपकी काबीना के मेंबर 8 से 10 लाख रुपया क्यों लेते हैं, आपके पार्लियामानी सेक्रेटरी 10-10, 8-8, 7-7 लाख रुपया क्यों लेते हैं, वो लग्जरी गाड़ियां क्यों लेते हैं। अगर गरीब होने का पैमाना 8,483 रुपए है तो आप इनकी तनख्वाहें 10-10 हजार रुपया मुकर्रर कर दें, लेकिन नहीं करेंगे। वहां ये बहुत सियाने हैं, इनको पता है कि ये तो उनका चंद घंटे का खर्चा नहीं है। एक खाना खाने जाओ ना होटल के अंदर, आप 8 बंदे जाएं खाना खाने के लिए, या 6 बंदों का कुंभा खाना खाने के लिए जाए होटल के अंदर, तो वो बिल बना के 4-5 हजार रुपए का आपके हाथ में कम से कम पकड़ा देते हैं। 10 हजार रुपए तो वैसे ही बातों बातों में बिल बन जाता है होटल में बैठ के, और ये कह रहे हैं कि गुर्बत की लकीर से नीचे, एक वक्त का खाना नहीं खा सकते आप बाहर अगर होटल में खा रहे हैं तो। इतनी गुर्बत पाकिस्तान के अंदर होगी। पूरे खित्ते में जो तालीम की सूरत हाल है वहां पे भी पाकिस्तान ने झंडे गाड़ दिए। एजुकेशन इंडिकेटर्स फ्रॉम HDI के मुताबिक पूरे खित्ते में तालीम के शोबे में हम सबसे पीछे रह गए ऑलमोस्ट। पहले नंबर पे अच्छी तालीम इस पूरे रीजन के अंदर ईरान की है, फिर श्रीलंका, मालदीव, भारत उसके बाद आता है, भूटान उसके बाद आता है, बांग्लादेश उसके बाद आता है, नेपाल उसके बाद आता है, और फिर पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद सिर्फ एक मुल्क बचा है और वो है अफगानिस्तान। और पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का ज्यादा फर्क बचा नहीं है। यानी तालीम के शोबे में, तालीम में फैसिलिटेट करने में जो हालात हमने तालीम के शोबे में किए हुए हैं, जो बच्चों को हम तालीम देते हैं, पाकिस्तान इस पूरे रीजन में सबसे पीछे है। सिर्फ हमारा मुकाबला रह गया अफगानिस्तान के साथ। अगर अफगानियों ने थोड़ी सी मेहनत कर दी ना, या अफगानियों ने थोड़ा सा जोर लगा लिया, तो पाकिस्तान आखिरी नंबर पे चला जाएगा। ये हमारे हालात। हम एक एटमी पावर हैं इस मुल्क में, हमने एटम बम बनाया है, इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े ब्रांड पैदा किए हैं, और हमारी तालीम की हालत आपके सामने, तो मुल्क आगे कैसे जाएगा। हमारी प्रायोरिटी ही नहीं है, इन चीजों पे हमारी तवज्जो ही नहीं है। नाज़रीन, एक खबर आई है बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से। सानिया बल्दिया टाउन के हवाले से अदालत ने ऑर्डर दिया और 2 MQM के जो साबिक कारकुनान हैं, 2 MQM के लोग हैं, उनको उन्होंने बरी कर दिया, बेनिफिट ऑफ डाउट उनको देते हुए। तो अब मुझे ऐसा लगता है, और उसके बाद जो है ना, वो MQM के लोग हैं, वो कुछ ट्वीटें करके ये कह रहे हैं कि जनाब हमसे माफी मांगो, और हमसे कौन माफी मांगेगा, हम पे क्यों इल्जाम लगाया। मैं उस दिन वहां गया था जिस दिन सानिया बल्दिया टाउन हुआ था। मुझे याद है आज भी 11 सितंबर 2012 का इंसिडेंट है। हम फौरी तौर पे वहां पे गए थे। मैं वहां 2-3 दिन रहा, मैं कवरेज करता रहा, मैंने एक एक चीज देखी है। हमाद सिद्दीकी और उसके लड़के जिस अंदाज में MQM ने घेरा हुआ था पूरे एरिया को, किसी को पर भी नहीं मारने देते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस भी उनसे डरती थी, हर चीज उनके कंट्रोल में थी, वो मीडिया को आगे नहीं जाने देते थे, हर चीज को मैनेज करते थे, और हर इंटरव्यू वो खुद देते थे। जब कोई और आकर बात करता था वहां अपने लड़के खड़े करते थे। MQM ने जिस तरह यरगमाल बनाया हुआ था। 260 लोग जाम बहक हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट या अदालत ने इंसाफ इस लेवल का दिया कि अब पता चलता है सारे लोग खुद ही मर गए थे। बल्दिया टाउन का इतना बड़ा सानिया हुआ, कुंडियां लगा दी, दरवाजे बंद कर दिए, हर तरफ से लोगों को अंदर घेर के आग लगा के मार दिया गया, और अब खबर यह आती है कि वो खुद ही मर गए थे। यानी कोई अदालती इंसाफ मैसर नहीं है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में इतने बड़े साने के बाद जब इंसाफ नहीं होगा तो कौन अपने आप को महफूज महसूस करेगा, कौन इस मुल्क में सरमायाकारी लेकर आएगा। यहां पे तो 260 आदमी मर जाते हैं, इंसाफ नहीं होता, कोई कमीशन नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ पता नहीं चलता कि किसने क्या किया और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। लोग बरी होते चले जा रहे हैं और ताने दे रहे हैं MQM के लोग। मैं MQM को जरा थोड़ा आईना दिखा दूं। एक तो आपके साथ बहुत ज्यादती हुई है, मैं ये मानता हूं। महाजरों के साथ बहुत जुल्म हुआ, उनको दीवार के साथ लगाया गया, उनकी चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, और उनके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। बाज़ औक़ात उन्हें जानवरों की तरह मारा भी गया। इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी जो मावरा अदालत कत्ल हुए। इन तमाम लोगों को अगर किसी ने जुर्म किया था तो अदालत में पेश करना चाहिए था। इन तमाम लोगों को कानून के मुताबिक सजा होनी चाहिए थी। लेकिन MQM भी एक दौर के अंदर पूरे फिरौनियत पे उतरी हुई थी। जिस तरह सेक्टर ऑफिस से फोन आ जाता था, हर तरफ थरथली मच जाती थी। इनकी राब्ता कमेटी का मीडिया के दफ्तर में फोन आ जाता था, वहां पे सांप सूंघ जाता था।
फिरौन के लहजे में बात करते थे ये लोग, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं देखता था इनका फोन आता था, पूरे न्यूज रूम में एक आवाज लगती थी एमकेएम का, सन्नाटा हो जाता था बिल्कुल। लोग इतना इनसे डरते थे, हर चीज पर उन्होंने कंट्रोल किया था। भत्ता ही एमकेएम वाले वसूल करते थे, अमन कमेटी वाले भी करते थे, पीपल्स अमन कमेटी वो भी करते थे, ये भी करते थे। इनकी आपस की लड़ाई में कितने जवान मारे गए, कितना कराची का नुकसान हो गया, कितनी लूटमार हुई कराची के अंदर। तो एमकेएम बरी जिम्मा नहीं हो सकती। फिर इन्होंने डिक्टेटर के साथ मिलकर जिस लेवल का जुल्म किया वो भी हम अच्छी तरह जानते हैं। जो कराची के साथ इन्होंने किया एक डिक्टेटर के साथ मिलकर, वो भी हम जानते हैं, और जो पीपल्स अमन कमेटी ने बाद में किया वो भी हम जानते हैं। तो ये कोई भी सक्का सवित्रा बनने की कोशिश ना करे। हाँ, यहां पे वो कह रहे हैं जनाब माफी मांगी जाए, तो भाई माफी तुम मांग लो ना पहले, जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया, जो कुछ लोगों के साथ किया। तो यहां आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। तो ये अफसोस मुझे इस बात का है कि इतने साल गुजर गए, आज 15 साल हो गए और इंसाफ नहीं हुआ। सानिया बल्दिया टाउन का, फैक्ट्री का 260 लोग शहीद हुए थे। किसी अमीर आदमी का बच्चा मर जाता तो मैं देखता इंसाफ हो जाता। बिलावल की बहन के ड्रोन लग जाता है यहां पे आसफा जरदारी के, रोला पड़ जाता है, ब्रेकिंग न्यूज, ये वो फलाना ढमकाना, बंदे उठा लो, मीडिया उठा लो, इसको उठा लो। तो भैया फेर दी थी इन्होंने। इनको जुकाम हो जाए तो पूरी दुनिया ये हिला देते हैं। और यहां पे 260 गरीब लोग जो घर से रोटी कमाने गए हुए थे, कोई जवाब देगा इसका? अब तक